नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास के विषय में पढ़ रहे थे और इस अध्याय से संबंधित लगभग सभी प्रमुख फैक्ट्स को हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध और उससे संबंधित कुछ प्रमुख एक्ट्स के बारे में जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय प्रेस पर लगाए गए थे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और इस संबंध में सबसे पहले हम बात करते हैं 1799 के समाचार पत्रों से संबंधित पत्रेक्षण अधिनियम के बारे में। इस पत्रेक्षण अधिनियम को द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध के संदर्भ में यह पहला एक्ट था जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था। अब प्रश्न उठता है कि जो सेंसरशिप एक्ट था 1799 का, इसे किसके द्वारा लाया गया था? तो इसे लाने का श्रेय जाता है लॉर्ड वेलेजली को। ठीक है, सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट लाया गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। अब इस एक्ट में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे जो भारतीय प्रेस पर नियंत्रण से संबंधित थे, उनके बारे में जान लेते हैं। पहले जो भी भारतीय न्यूज़पेपर होते थे उसका जो भी संपादक होता था, उसका जो भी मुद्रक या प्रिंटर होता था, ठीक है, उसका जो भी मालिक होता था, उसको ये कोई बाउंडेशन नहीं थी, उसको ये ज़रूरी नहीं था कि वो अपना नाम छापे ही छापे। ऐसे आप देखते होंगे कभी न्यूज़पेपर्स में कभी कभी कुछ ऐसे लेख आते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी खबरें आ जाती हैं जिसमें जो भी खबर लिखने वाला व्यक्ति होता है वो अपना नाम गोपनीय रख लेता है। ठीक है, तो इस चीज़ को इस एक्ट में हटा दिया गया, यानी इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि जो भी उस न्यूज़पेपर का संपादक होगा, जो भी मुद्रक होगा, जो भी मालिक होगा, उसे अपना नाम स्पष्ट रूप से उस पेपर में छापना पड़ेगा। ठीक है, पहला प्रावधान ये था सेंसरशिप एक्ट का। उसके बाद में जो भी खबरें होंगी न्यूज़पेपर के अंतर्गत, जो भी चीज़ें वे पब्लिश करेंगे, जो भी चीज़ें प्रकाशित करेंगे, उन्हें प्रकाशित करने से पहले ब्रिटिश सरकार का जो सेक्रेटरी होगा, सचिव होगा, ठीक है, सचिव के सम्मुख उसको लाना पड़ेगा प्री सेंसरशिप के लिए। यानी वो चेक करेंगे कि इसमें से उन्हें कौन सी खबरें छापनी है, कौन सी खबरें नहीं छापनी है। इसका सीधा सा अर्थ आप ये लगा सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों के द्वारा न्यूज़पेपर्स को, समाचार पत्रों को केवल वही खबरें छापने की अनुमति दी जाती थी जो उनके विरुद्ध न हो। ठीक है, अब ये जो पत्रेक्षण अधिनियम था 1807 में पत्रिकाओं, पैम्पलेट और जितनी भी सारी बुक्स पब्लिश की जाती थी, जितनी भी बुक्स छापी जाती थी, उन सभी पर ये 1807 में लागू हो जाता है। ठीक है, पहले ये केवल समाचार पत्रों से संबंधित था जब इसे 1799 में लाया गया था। इसके कुछ वर्ष बाद 1807 में इस अधिनियम को सभी पत्रिकाओं पर, ठीक है, सभी पैम्पलेट जो भी छापते थे और जितनी भी बुक पब्लिश की जाती थी सभी पर लागू कर दिया गया था। लेकिन बाद में एक ये भी प्रश्न आता है कि 1799 के सेंसरशिप एक्ट को कब समाप्त कर दिया गया था? तो इसे 1818 में जाकर के समाप्त भी कर दिया गया था। ठीक है, इतने सारी चीज़ें आपको इस एक्ट से संबंधित याद रखनी है। ठीक है, 1799 में आया, इसके द्वारा क्या किया गया? संपादक, मुद्रक, मालिक का नाम जो है पेपर में छापना अनिवार्य कर दिया गया। कोई भी चीज़ पब्लिश करने से पहले, कोई भी चीज़ प्रकाशित करने से पहले ब्रिटिश सरकार का जो भी सेक्रेटरी, सचिव होता था, उसके सामने उसे प्री सेंसरशिप के लिए लाया जाता था। ठीक है, उसके बाद में 1807 में इसे सभी पत्रिकाओं पर, सभी आपकी बुक्स पर, सभी प्रकार के पैम्पलेट पर लागू कर दिया गया था और उसके बाद में 1818 में इसे समाप्त भी कर दिया गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1799 का समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम। इसके बाद में जो दूसरा एक्ट आता है भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध से संबंधित, वो आता है आपका 1823 का अनुज्ञप्ति नियम। ठीक है, इसे कहते थे लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823। 1823 का जो अनुज्ञप्ति नियम था, इसे लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823 के नाम से जाना जाता है। इसे जॉन एडम्स के द्वारा जो है लाया गया था। अब जॉन एडम्स कौन थे? जॉन एडम्स उस समय पर, जिस समय पर ये एक्ट लाया गया था, ये नियम लाया गया था, उस समय पर जॉन एडम्स भारत के तत्कालीन क्या थे? गवर्नर जनरल थे, जो कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहे थे। अब इसमें प्रावधान क्या थे? प्रिंटिंग प्रेस जो होती थी, जहाँ पर अखबारों की छपाई होती थी या जहाँ पर पत्रिकाओं की छपाई होती थी, उनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था 1823 के अनुज्ञप्ति नियम के आधार पर। ठीक है, तो पहला प्रमुख प्रावधान ये था कि प्रिंटिंग प्रेस के लिए लाइसेंस अनिवार्य। दूसरा जो इसका प्रावधान था ये था कि अगर कोई भी मुद्रक या कोई भी संपादक बिना लाइसेंस के, ठीक है, बिना लाइसेंस के या बिना सरकार की अनुमति के कोई भी समाचार पत्र छापेगा, किसी भी पत्रिका का संपादन करेगा, तो उस पर लगभग उस समय के अनुसार 400 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और इसके साथ साथ उसे कारावास का दंड दिया जाएगा। ठीक है, ये जो प्रमुख अधिनियम थे। अब इसमें सबसे मुख्य बात है
कि ये जो अधिनियम लाया गया था 1823 का अनुज्ञप्ति नियम, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जो थे, और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स का भी मतलब यहाँ पर ये है कि जो न्यूज़पेपर ब्रिटिश सरकार द्वारा निकाले जाते थे उनके लिए नहीं था। ये न्यूज़पेपर केवल भारतीय भाषाओं में जितने भी अखबार पत्रिकाएं निकाले जाते थे, जितनी भी बुक्स छापी जाती थी उनके लिए था, और इसके साथ साथ बेशक अंग्रेजी में निकाले गए समाचार पत्र, लेकिन वो भारतीयों द्वारा निकाले जा रहे थे उनके लिए था। ठीक है, यानी जितनी भी भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र निकाले जाते थे या पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती थी उनके लिए, प्लस भारतीयों के द्वारा किसी भी लैंग्वेज में निकाल दिया जाए, अंग्रेजी में या किसी भी भारतीय भाषा में, उन सभी के लिए यह लागू था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा या अंग्रेज सरकार द्वारा जो भी समाचार पत्र पत्रिकाएं संपादित किए जाते थे उनके लिए 1823 का जो अनुज्ञप्ति नियम था ये नहीं था। एक प्रश्न आता है मीरात उल अखबार से संबंधित। मीरात उल अखबार का प्रकाशन आप जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने मीरात उल अखबार का प्रकाशन किया था। ये फारसी लैंग्वेज में था। ये जो मीरात उल अखबार था इसका संबंध इस एक्ट से ये है कि इसी एक्ट के कारण राजा राम मोहन राय को अपना मीरातुल अखबार बंद करना पड़ा था। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के कारण या किस नियम के कारण राजा राम मोहन राय को अपना मीरातुल अखबार जो कि फारसी में निकाला जाता था उसे बंद करना पड़ा। तो ये था 1823 का अनुज्ञप्ति नियम या फिर लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823। इसके बाद में आता है एक आपका द लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस, एक नियम आता है द लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस, यानी भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, लिबरेशन का मतलब स्वतंत्रता, तो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित एक नियम आता है। इसको लाने का कार्य किसने किया था? ये जो लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस वाला नियम आया था ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में आया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में आया था। और जो नियम बनाया था, ये वाला जो लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस वाला जो नियम बनाया गया था, ये चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा बनाया गया था। और चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा जो लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस के रूल्स बनाए गए थे उनके आधार पर 1823 का जो नियम आया था, ठीक है, अनुज्ञप्ति नियम, इसके जितने भी रेगुलेशन थे उन सभी को रद्द कर दिया गया था। किसके द्वारा? द लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस के द्वारा। ठीक है, और इसे रद्द करने में सबसे प्रमुख योगदान किसका था? चार्ल्स मेटकॉफ का। यानी जो प्रतिबंध भारतीय प्रेस पर या भारतीय समाचार पत्रों पर इस अनुज्ञप्ति नियम के द्वारा लगाए गए थे उन सभी को चार्ल्स मेटकॉफ ने क्या कर दिया? दूर कर दिया। और इसीलिए ये माना जाता है कि चार्ल्स मेटकॉफ कौन थे? ये भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता थे। ठीक है, इन्होंने भारतीय प्रेस से प्रतिबंध हटाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। इसी कारण इनको भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसके तहत केवल प्रकाशन के स्थान की सूचना देना अनिवार्य होता था। यानी जो लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस वाला नियम आया था इसके आधार पर आपको सिर्फ एक जानकारी मैंडेटरी थी, वो देनी ही देनी थी कि जो भी प्रकाशन हो रहा है किसी भी चीज़ का या किसी भी न्यूज़पेपर का, किसी भी मैगजीन का, पत्रिका का, तो वो किस स्थान से हो रहा है इसकी सूचना देना इसके आधार पर अनिवार्य था। ठीक है, और ये जो लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस था ये लास्ट कब तक चला था? 1857 के विद्रोह तक ये लागू रहा था। जब 1857 का विद्रोह हो जाता है उसके बाद में स्थितियां और बदल जाती हैं। उसके बाद में फिर नए और 2-4 एक्ट या नियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय प्रेस या भारतीय समाचार पत्रों से संबंधित लाए गए थे, जिनके बारे में आप आगे देखने वाले हैं। अब देखते हैं 1857 के अनुज्ञप्ति अधिनियम को या लाइसेंसिंग एक्ट को। जहां अनुज्ञप्ति शब्द यूज हो रहा है आप ये समझें कि यहाँ लाइसेंस की बात हो रही है। लाइसेंस को ही हिंदी में अनुज्ञप्ति कहा जाता है। तो 1857 का अनुज्ञप्ति अधिनियम जो था ये लाया गया था 1857 के विद्रोह को जब दबा दिया गया था उसके बाद में। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के बाद में एक राष्ट्रवादी भावना जो है भारतीय लोगों के मन में पनपी थी। वे सरकार की आलोचना निरंतर कर रहे थे। भारतीय समाचार पत्रों में भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखा जा रहा था। तो इसी विद्रोह से उत्पन्न आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए, ठीक है, 1857 के विद्रोह से उत्पन्न आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ही 1857 का अनुज्ञप्ति अधिनियम या 1857 का लाइसेंसिंग एक्ट जो था वो लाया गया था। इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि जो लाइसेंस की व्यवस्था थी पहले, जिसे बाद में हटा दिया गया था, उसे पुनः जीवित इसमें कर दिया जाता है। यानी इसके द्वारा बिना लाइसेंस के प्रिंटिंग प्रेस जो थी, मुद्रणालय जिसे कहते हैं, उसकी स्थापना नहीं की जा सकती थी। ये प्रावधान 1857 के अनुज्ञप्ति अधिनियम में किया गया था।
अब आता है 1867 का पंजीकरण अधिनियम, द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867। इसमें कौन कौन से प्रमुख नियम बनाए गए थे कि मुद्रणालय जो थे, प्रिंटिंग प्रेस जो थी और समाचार पत्र, इनको नियमित करने के उद्देश्य से ये पंजीकरण अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य बिल्कुल किसी भी रूप में समाचार पत्रों या मुद्रणालयों पर रोक लगाना नहीं था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि मुद्रणालय या जो प्रिंटिंग प्रेस हैं या जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनको नियमित रूप से प्रकाशित किया जाए, लेकिन इसमें साथ साथ ये भी प्रावधान किया गया था कि जो भी मुद्रक होगा समाचार पत्र का या प्रकाशक होगा या जो प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पर कोई भी न्यूज़पेपर छापा जा रहा है, इन तीनों के स्थानों के नाम उस न्यूज़पेपर में अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया था, छापना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं इसके साथ साथ इसमें एक प्रावधान और किया गया था कि अगर इस प्रिंटिंग प्रेस में कोई भी बुक का प्रकाशन किया जाता है या कोई भी बुक छापी जाती है तो उसको पब्लिश करने से पहले, यानी पब्लिक में उसको भेजने से पहले, पब्लिक में उसका प्रकाशन करने से पहले उसकी एक कॉपी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना अनिवार्य थी। ठीक है, अब आता है देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया था, इसका नाम आपने सुना होगा। इसी को कहा जाता है देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। ये लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया था, तो ये लॉर्ड लिटन के समय में आया था। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाने का कारण क्या था, इसको पारित या अधिनियम को लाने का या अधिनियम को पारित करने के पीछे क्या प्रमुख कारण था कि 1857 के विद्रोह के बाद समाचार पत्रों में ब्रिटिश सरकार की आलोचना निरंतर की जा रही थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद लगभग 2-3 साल बाद 1876 से 78 के बीच में भीषण अकाल पड़ा था बंगाल में। ठीक है, 1876-78 के समय में भारत में भीषण अकाल पड़ा, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। ब्रिटिश सरकार ने इन लोगों की किसी भी रूप में कोई मदद नहीं की और इसके कुछ समय बाद ही या इसी समयावधि में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसे आप आगे पढ़ेंगे। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इस आयोजन में इतना सारा पैसा खर्च किया गया था, इतना धन व्यय किया गया था, इससे जो है भारतीय लोगों को काफ़ी चोट पहुंची इस चीज़ से, क्योंकि एक तरफ तो लोग मर रहे थे, एक तरफ लोग असहाय थे, परेशान थे। उनको मदद करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कोई भी धन व्यय नहीं किया है, किसी भी प्रकार की कोई मदद की पेशकश नहीं की। लेकिन उसके विपरीत इसी समय पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और वहाँ पर बहुत सारा पैसा खर्च किया गया। तो इसकी आलोचना कई भारतीय समाचार पत्रों के द्वारा की गई, ब्रिटिश सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई गई। ठीक है, और इसी चीज़ की वजह से ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 में, इसको लाया गया था। ठीक है, तो इसका प्रमुख कारण क्या हुआ कि 1857 के विद्रोह के बाद में समाचार पत्रों द्वारा जो ब्रिटिश सरकार की आलोचना की गई थी उसे रोकने के उद्देश्य से ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया गया था। अब इससे एक प्रश्न आता है, जब हम समाचार पत्रों के इतिहास के विषय में पढ़ रहे थे तो आपने उसमें पढ़ा था कि पायनियर अखबार का नाम। पायनियर अखबार जो था ये ब्रिटिश सरकार का समर्थक था। ठीक है, ये भारतीय अखबार ही था। पायनियर जो था ये भारतीय अखबार ही था। जब एक तरफ भारतीय समाचार पत्रों के द्वारा ब्रिटिश सरकार की आलोचना की जा रही थी, उसी समय ये पायनियर अखबार जो था ये उसका गुणगान कर रहा था। यानी ये पायनियर अखबार था, उसने इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था, ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया था। इसी वजह से इस पर कोई भी प्रतिबंध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा नहीं लगाया गया था। ठीक है, इस एक्ट को देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को मुंह बंद करने वाला अधिनियम इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसके समय में ये रद्द हुआ, किसके समय में ये रद्द हुआ। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन के काल में रद्द कर दिया गया था और लागू किसके समय में किया गया था, लॉर्ड लिटन के काल में। ठीक है, लिटन के काल में लाया गया और रिपन के काल में इसको रद्द कर दिया गया। इसके बाद में 1908 का समाचार पत्र अधिनियम। ठीक है, 1908 का समाचार पत्र अधिनियम ये लॉर्ड कर्जन के समय में आया था। अब कर्जन की नीतियों के बारे में आपको पता होगा कि कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। कर्जन की नीतियां भारत विरोधी नीतियां थीं। ठीक है,
अब इन नीतियों के बारे में या इसके जो भी परिणाम थे या इसकी नीतियों से जो भी लोग परेशान थे या भारतीय लोगों को अवगत कराने के उद्देश्य से समाचार पत्रों ने ब्रिटिश सरकार के बारे में लिखना प्रारंभ किया, लॉर्ड कर्जन के बारे में लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, जब ये चीज़ें लोगों तक पहुंची तो क्या होता था कि जब भी सरकार के किसी बुरे कृत्य के बारे में समाचार पत्र में लिखा जाता था या छापा जाता था तो उसका परिणाम हिंसा या दंगा के रूप में परिणत हो जाता था। जब भी समाचार पत्रों में सरकार की किसी बुरी चीज़ की तरफ के भारतीय लोगों के प्रति इनका जो है भावना सही नहीं है या भारतीय लोगों के लिए कोई नया ऐसा नियम बना रहे हैं जो उनके हित में नहीं है, तो इस तरह की जब चीज़ें लोगों तक समाचार पत्रों के थ्रू पहुंचती थी तो लोग क्या करते थे, भड़क जाते थे, दंगा कर देते थे, ठीक है, उपद्रव कर देते थे। तो इसका जो लाने का उद्देश्य था समाचार पत्र अधिनियम का, ये यही था कि अगर किसी समाचार पत्र के प्रकाशन के बाद, उस खबर को पढ़ने के बाद किसी भी जगह पर कोई भी हिंसा या दंगा जैसी स्थिति अगर उत्पन्न होगी तो उस समाचार पत्र की जो संपत्ति होगी उसको और साथ साथ जहां से वो प्रकाशित हो रहा है उस मुद्रणालय को, प्रिंटिंग प्रेस को क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। ये इस एक्ट में प्रावधान किया गया था। इसके बाद में 1910 का भारतीय न्यूज़पेपर एक्ट आता है। ठीक है, 1910 का भारतीय न्यूज़पेपर एक्ट आता है। इसमें क्या प्रावधान था कि किसी भी अखबार का प्रकाशन करने के लिए, किसी भी अखबार का प्रकाशन करने के लिए जो भी उसका संपादक होगा उसको क्या कराना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए न्यूनतम राशि जो रखी गई थी वो 500 रखी गई थी और अधिकतम राशि 2000 रुपये रखी गई थी। ठीक है, प्रकाशक से 500 से कम से कम 500 और अधिकतम 2000 रुपये की राशि जो है स्थानीय सरकार को लेने का अधिकार दे दिया गया था। और इस पंजीकरण की राशि को देने के बाद भी सरकार को यह अधिकार था कि वह किसी भी समय जब वह चाहे तब उस अखबार का जो भी रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द कर सकती है और पुनः रजिस्ट्रेशन की कंडीशन में, यानी दोबारा से अगर उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा तो उसको 10,000 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन राशि के रूप में उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय समाचार पत्रों पर रोक लगाने की जो है कोशिश इस एक्ट के द्वारा की गई थी कि वे सीधे शब्दों में ये नहीं कह सकते थे कि आप अपने समाचार पत्र को बंद कर दो। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से उनसे ज़्यादा धन की वसूली रजिस्ट्रेशन के नाम पर करी गई ताकि वे अपने आप बंद हो जाएं। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा लगभग 991 प्रिंटिंग प्रेस, 991 उस समय की 991 प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों पर बड़ी कार्रवाई की गई और उनसे काफ़ी सारा धन इस एक्ट के द्वारा वसूला गया था। अब बात करते हैं 1931 के भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियाँ के विषय में। ये जो एक्ट था ये 1931 में आया और 1931 का समय आप समझ सकते हैं कि इस समय पर ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का बोलबाला चल रहा था। महात्मा गांधी राजनीति में थे इस समय पर, ठीक है, आंदोलनों में भाग ले रहे थे। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा कि जो भारतीय लोग थे उनमें राजनीतिक आंदोलनों में उन्होंने भाग लेना प्रारंभ किया। कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जो मूवमेंट थे उनमें तेजी आई। ठीक है, महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। इसी वजह से ये एक्ट लाया गया, इसको नाम दिया गया इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट। ठीक है, इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट को ही जो है 1931 का भारतीय समाचार पत्र या संकटकालीन शक्तियाँ अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या क्या प्रावधान हुए कि जो प्रांतीय सरकारें थीं, ठीक है, प्रांतों की जो सरकारें थीं उनकी शक्तियों में बढ़ोतरी कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। इसके साथ साथ इस समय पर काफ़ी क्रांतिकारी जो है स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग ले रहे थे। तो अगर वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कुछ भी करते थे या ब्रिटिश सरकार की कोई नुकसान उन्होंने कर दिया या किसी अंग्रेज अधिकारी को मार दिया तो उसकी प्रशंसा अगर किसी भी भारतीय समाचार पत्र के द्वारा की जाती थी तो इसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो भी समाचार पत्र किसी भारतीय क्रांतिकारी के ऐसे कृत्य की प्रशंसा करेगा तो उसको क्या करेगा, उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, इसमें भारतीय क्रांतिकारियों की प्रशंसा करने वाले समाचार पत्रों को दंड देने का प्रावधान किया गया था। इसके बाद में आता है 1951 का समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम। ये 1951 में आया। इस समय तक भारत जो है आज़ाद हो चुका था, संविधान जो है लागू हो चुका था भारत का। तो इसमें क्या प्रावधान थे कि अब तक के जितने भी केंद्रीय या राजकीय समाचार पत्र अधिनियम चले आ रहे थे उनको रद्द कर दिया गया। ठीक है, 1951 के समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम के द्वारा अब तक के जितने भी राजकीय या सरकारी
जो समाचार पत्र अधिनियम थे उनको कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा सरकार को समाचार पत्रों से संबंध में या मुद्रणालयों के संबंध में, ठीक है, समाचार पत्र या जो प्रिंटिंग प्रेस थी उन, अगर ये समाचार पत्र या प्रिंटिंग प्रेस कोई भी आपत्तिजनक विषय पर अपना कोई भी लेख प्रकाशित करती हैं, उस लेख प्रकाशित करने के लिए जो है सरकार ने इनसे जमानत राशि, ठीक है, मांगने का अधिकार इस एक्ट के द्वारा सरकार को दिया गया था कि वो इनसे जमानत राशि मांग सकती है और आवश्यकता पड़ने पर उस जमानत राशि को जब्त भी कर सकती है। इस तरीके से ये जो 1951 का अधिनियम था ये 1956 तक जो है लागू रहा था। तो यहाँ तक आपने पूरे प्रेस पर प्रतिबंध से संबंधित जितने भी अधिनियम थे उनके बारे में जाना। अब इससे आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद में ये निष्कर्ष निकलता है कि जो लॉर्ड वेलेजली हो गए, ठीक है, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड एडम्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, ये जो सभी लोग थे जिनके नाम आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वेलेजली, मिंटो, एडम्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, ये सभी लोग भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के विपक्षी थे। मतलब ये लोग नहीं चाहते थे कि भारतीय प्रेस अपनी स्वतंत्रता के साथ कार्य करे, ठीक है। और दूसरी तरफ लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें या चार्ल्स मेटकॉफ की बात करें या मैकाले की बात करें या लॉर्ड रिपन की बात करें, तो ये ऐसे लोग थे जो स्वतंत्र प्रेस के समर्थकों के रूप में जाने जाते हैं। अब ये दोनों चीज़ें आपको याद होना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि किन्हीं 2 या 3 4 गवर्नर जनरलों के नाम दे दिए, उनमें से 3 गवर्नर जनरल आपको ऊपर वाली लिस्ट में से दे दिए, 1 नीचे वाली में से दे दिया यहाँ से, और आपसे पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल या कौन सा अंग्रेज़ अधिकारी भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक था या नहीं था, तो इस तरीके के प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। उसके लिए आपको ये सभी नामों को याद रखना अत्यंत आवश्यक है। लॉर्ड वेलेजली, मिंटो, एडम्स, कैनिंग, रिपन, ठीक है, लिटन, ये जो थे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं थे, भारतीय स्वतंत्रता के विपक्ष में ही ये लोग बात करते थे। इसके विपरीत हेस्टिंग्स हो गए, चार्ल्स मेटकॉफ, मैकाले और लॉर्ड रिपन, ये भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे। तो ये हो गया आज भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध और उससे संबंधित अधिनियम, इन सभी के बारे में आपने पढ़ा। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।